हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर शो ऑफ हैप्पी मनी। आज हम जिस टॉपिक पे इस पॉडकास्ट को बनाने जा रहे हैं और जिस टॉपिक को कैटर करने जा रहे हैं वो है आज के डेट में इंडिया का सबसे ज़्यादा ज्वलंत क्वेश्चन कि गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस अब कहाँ जाने वाले हैं। तो आज ही हम इस टॉपिक को लेते हुए आज टाटा म्यूचुअल फंड के सीनियर फंड मैनेजर मिस्टर तपन पटेल को अपने इस शो में पॉडकास्ट कर रहे हैं, जो कि हमको काफ़ी इंसाइटफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे और मार्केट आउटलुक के बारे में भी क्लैरिटी देंगे। तो तपन सर, आपका क्या व्यू है गोल्ड और सिल्वर को लेके, मार्केट की इनसाइट्स को लेके कि गोल्ड और सिल्वर अब यहां से कहां? जी, पहले तो प्रीतम जी थैंक यू वेरी मच मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए, और हैप्पी मनी के सारे व्यूअर्स को नमस्कार। जी बिल्कुल, जैसा आपने बताया कि काफ़ी ज्वलंत यहाँ पे टॉपिक है आज के समय के, गोल्ड सिल्वर इतना रैली कर चुका है और काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स को लग रहा होगा कि अभी ये लेवल पे क्या करें। तो देखिए, बहुत सारे फैक्टर्स करंटली मार्केट में है जो अभी भी सपोर्टिव है गोल्ड और सिल्वर के लिए। पिछले जो 2 साल से जो रैली ऑलरेडी हो रही है उसके फैक्टर्स थे कि यूएस का इन्फ्लेशन कंसर्न था, सेंट्रल बैंक्स की तरफ से बाइंग था, जियोपॉलिटिकल टेंशन, अगर आप देखें वॉर लाइक सिचुएशन, जैसे कि रशिया यूक्रेन वॉर हो गया, इजराइल गाजा का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, और उसके पहले कोविड का पीरियड था। तो ये सारे फैक्टर्स के कारण अभी भी जो गोल्ड था वो रैली हो चुका, लेकिन अभी भी मार्केट में ये फैक्टर्स है, कुछ तरह से कोई भी सॉल्यूशन नहीं आया। अगर आप देखें टैरिफ वॉर भी देखें तो जिस तरह से लग रहा था कि नेगोशिएशन हो जाएगा वो अभी भी नज़र में नहीं है। रिसेंटली यूएस ने चाइना के ऊपर टैरिफ लगाने की बात की है 100%। ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें जो मार्केट में फ्यूल पैदा कर रहा है, आई मीन गोल्ड और सिल्वर के लिए रिस्क प्रीमियम ऐड कर रहा है। जैसे ही मार्केट में अनिश्चितता बढ़ी, ये जो रिस्क प्रीमियम जो है वो सेफ हेवन एसेट मानी जाती है गोल्ड और सिल्वर, उसमें जाता है। ठीक है, तो गोल्ड के लिए हमें लग रहा है कि एक स्ट्रक्चरल चेंज यहाँ पे हो रहा है। सेंट्रल बैंक्स की बाइंग हो गई, जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स हो गया, और यूएस के जो कंसर्न है रिगार्डिंग टैरिफ, जो इन्फ्लेशन बढ़ेगा या फिर मान लो आगे जाके फेड कट शुरू होगा तो उसका भी सपोर्ट जो है वो गोल्ड को मिलेगा, क्योंकि फेड कट जब होता है तब डॉलर में लिक्विडिटी बढ़ती है और उसका बेनिफिट वीकर डॉलर के साथ गोल्ड को मिलता है। करेक्ट। तो सर, एक क्वेश्चन जो मेरे व्यूअर्स इस चैनल के थ्रू जानना चाहेंगे और पूरे इंडिया वाले भी रिटेल इन्वेस्टर्स इस चैनल को देख रहे हैं और एचएनआई इन्वेस्टर्स का भी ये क्वेश्चन है। लास्ट 3-4 डिकेड्स में सर ये देखा गया है कि जब भी डॉलर टर्म्स में गोल्ड बढ़ा है, सिल्वर बढ़ा है, तो मार्केट में किसी रीजन के कारण अनसर्टेनिटी की वजह से मार्केट में क्रैश आता है। या इसको इस शब्दों में कहा जाए कि मार्केट इनवर्सली प्रोपोर्शनल लेके चलता है गोल्ड और मार्केट को। तो क्या आपको ऐसा लगता है नियर टर्म में कि बिकॉज ऑफ गोल्ड गोइंग अपसाइड मार्केट कैन टेक अ नेगेटिव रिटर्न? जी करंटली मार्केट डायनामिक्स जो है काफ़ी चेंज हुए हैं। अगर आप देखिए पिछले 10 सालों में ग्लोबल इम्बैलेंसेस बढ़े हुए हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ छोटी मोटी इवेंट्स होती रही है जिसके कारण ग्लोबल बैलेंस जो है बिगड़ा हुआ है। राइट, टैरिफ वॉर गिने या फिर जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स गिने, सप्लाई डिमांड डायनामिक्स चेंज हो गए, करेंसी वॉर शुरू हुए। तो ये सारे फैक्टर्स जो है वो गोल्ड को सपोर्ट कर रहे हैं। पहले के जो समीकरण थे, जो कोरिलेशन बोलते हैं अक्रॉस एसेट क्लासेस, वो काफ़ी चेंज हो गए हैं। पिछले साल आपने देखा होगा गोल्ड भी बढ़ रहा था, इक्विटी भी चल रहा था, डॉलर भी ऊपर था, इंटरेस्ट रेट भी हाई थे। तो ये चार एसेट क्लास जो इन्वर्टली कोरिलेटेड है वो रेयर सिनारियो में साथ में चल रहे थे। तो ऐसे डायनामिक्स अभी चेंज हो रहे हैं। गोल्ड और सिल्वर में भी क्या हो रहा है कि ग्लोबल फैक्टर्स जो है उसके कारण गोल्ड सिल्वर चल रहे हैं। डोमेस्टिक इक्विटी मार्केट जो है वो बिकॉज ऑफ द इंडिया में हमारी पोजीशन काफ़ी स्टेबल है। ठीक है, उसके कारण इंडियन इक्विटी मार्केट भी अभी स्टेबल है। तो ये कोरिलेशन जो है जनरली अभी रिसेंटली चेंज हुआ है। तो ऐसा हम नहीं देख सकेंगे कि इक्विटी चल रहा है तो गोल्ड नहीं चलेगा या फिर गोल्ड चल रहा है तो इक्विटी नहीं चलेगा। करेक्ट। ये दोनों के लिए फैक्टर्स जो है काफ़ी अभी अलग अलग हो गए हैं। गोल्ड की बात करें तो गोल्ड अभी एक ग्लोबल लेवल पे एक सेंटर स्टेज ले रहा है। 1920 में करेंसी स्टेटस था, वैसे धीरे धीरे गोल्ड जो है वो करेंसी स्टेटस पे आ रहा है, क्योंकि सेंट्रल बैंक्स जो है वो टैरिफ वॉर के बाद जो है डॉलर डिनोमिनेटेड एसेट से हटकर गोल्ड की तरफ आ रहे हैं। और ये हमें लग रहा है कि नेक्स्ट 10 साल 20 साल इट्स अ स्ट्रक्चरल चेंज, जिसके कारण गोल्ड को जो है सपोर्ट इसका मिलता रहेगा। ओके। आज के डेट में ये क्वेश्चन बहुत सारे लोगों का है कि गोल्ड और सिल्वर की पोजीशनिंग अपने पोर्टफोलियो में किस तरीके से हम कर सकते हैं, या एक एचएनआई जो आज के डेट में अपने पोर्टफोलियोज को कंस्ट्रक्ट करना चाहता है या रीबैलेंस करना चाहता है, तो अपने पोर्टफोलियो में कितना परसेंटेज वो गोल्ड और सिल्वर को लेके चले, सो दैट उसका पोर्टफोलियो आगे 5 साल में आने वाले टाइम पर सेफ्टी के साथ रिटर्न देता रहे। सी तो जनरल टर्म था जो फाइनेंशियल प्लानिंग में हमेशा एवरेज प्रोपोर्शनेट जो रहता था, जनरली 8 से 10% या फिर 5 to 10% गोल्ड का प्रोपोर्शन लोग पोर्टफोलियो में रखते थे। लेकिन विथ रिसेंट चेंज इन ग्लोबल डायनामिक्स, जो मैंने बताया कि अक्रॉस ग्लोब काफ़ी सारे मल्टीपल फैक्टर्स जो है अभी भी प्ले है, किसी की तरह का भी सॉल्यूशन नहीं आया। मान लो यूएस के टैरिफ में कुछ नेगोशिएशन हो गया या फिर
रशिया यूक्रेन वॉर में पीस डील हो गई, इजराइल गाजा की पीस डील हो गई, तो रिस्क प्रीमियम जो है वहाँ से कम हो सकता है। लेकिन हमें लग रहा है कि स्ट्रक्चरल चेंज के हिसाब से गोल्ड जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए सपोर्टिव हो सकता है। तो हम मानते हैं कि गोल्ड को आपको एज ए स्ट्रेटेजिक लॉन्ग टर्म एसेट एलोकेशन करे देखना चाहिए और पोर्टफोलियो में फिक्स उसका प्रोपोर्शन होना चाहिए। तो हम अभी सजेस्ट करेंगे गोल्ड को आपको लॉन्ग टर्म एसेट एलोकेशन देखना चाहिए। सिल्वर को आप सेक्टरल कॉल की तरह मीडियम टू लॉन्ग टर्म का व्यू आप ले सकते हैं। तो हमें लग रहा है कि ये जो प्रोपोर्शन जो 5 to 10% था, उसको हम बढ़ा के 15 to 20% ले जा सकते हैं। उसमें आप कॉम्बिनेशन ऑफ गोल्ड और सिल्वर दोनों कर सकते हैं एज पर योर रिस्क प्रोफाइल, और जो अलोकेशन है दोनों में आपके रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से आप अलोकेट उसमें कर सकते हैं। ओके सर, तो इसका मतलब ये हो गया कि गोल्ड को एज अ सेफ हेवन की तरह हम अपने पोर्टफोलियो का पार्ट बना सकते हैं और सिल्वर में हम टैक्टिकल अप्रोच ले सकते हैं। सर, एक उन इन्वेस्टर्स के लिए जो सीजनड इन्वेस्टर हैं, जिन जो काफी सालों से सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करते आ रहे हैं, उनका एक क्वेश्चन ये भी निकल के आता है कि लास्ट 3-4 डिकेड्स में देयर वाज अ बेंचमार्क ऑफ $50 व्हिच सिल्वर हैज टॉप्ड आउट। सिल्वर ने 2 बार $50 पे पहुंचकर वहां से 80-90% का करेक्शन देखा है, और इस बार हम फिर वही स्टेज पे खड़े हैं जहां सिल्वर $50 के आसपास है, होवर कर रहा है। तो क्या हमको यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए, या हमको यहाँ पे अलोकेशन बढ़ाना चाहिए, और या फिर साइड में रहना चाहिए? जी, अगर सिल्वर की बात करें तो अभी तक सिल्वर को ड्यूअल एडवांटेज मिलता आ रहा है, बीइंग अ प्रेशियस मेटल एंड इंडस्ट्रियल मेटल आल्सो। कि जब भी गोल्ड चलता है, जब ग्लोबल मार्केट में इम्बैलेंसेस होते हैं तो गोल्ड सेफ हेवन एसेट के कारण गोल्ड और सिल्वर दोनों चलते हैं। लेकिन जब मार्केट रिकवरी शुरू होती है, इकोनॉमिक डेटा इंप्रूव होकर आता है, तो इंडस्ट्रियल मेटल के साथ सिल्वर भी चलता है, क्योंकि उसका इंडस्ट्रियल यूजेज जो है वो बढ़ा हुआ है। करेक्ट। रिसेंटली अगर आप देखें कुछ सालों में सिल्वर का यूजेज इन सोलर सेगमेंट हो गया, रिन्यूएबल्स हो गया, इस सब में ज़्यादा हुआ है। तो काफ़ी गवर्नमेंट ने कैपेक्स भी ये सेगमेंट में किए हुए हैं। तो हमें लग रहा है कि सिल्वर का जो इंडस्ट्रियल यूसेज जो है, वो आगे जाके मान लो चाइना रिकवर हुआ, यूएस हुआ रिकवर, यूरोप रिकवर हुआ, तो उसमें सिल्वर का जो यूसेज जो है बढ़ेगा। तो डिमांड जो पिक्चर है सिल्वर का, वो काफ़ी अभी भी स्ट्रांग है। सामने सिल्वर का सप्लाई देखें तो काफ़ी लिमिटेड है। तो उसके कारण हमें लग रहा है कि फंडामेंटल अभी भी सपोर्टिव है। नो डाउट, जैसा आपने बात किया कि मल्टी ईयर हाई पे सिल्वर है, जो $50 का जो मार्क है, वो रेजिस्टेंस एक है, और प्राइस इतना बढ़ा है तो माइनर करेक्शन भी एक्सपेक्टेड उसमें है। तो जो भी इन्वेस्टर अभी है मार्केट में, जो उनका फाइनेंशियल गोल होगा, रिटर्न एक्सपेक्टेड के हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं कि कुछ पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, या फिर नीचे आने पे एवरेज भी कर सकते हैं। जो कोई नया इन्वेस्ट करना चाहता है तो एटलीस्ट पार्शियल आप लमसम डाल के बाद में आप एसआईपी थ्रू या स्टैगर्ड वे में आप बाय कर सकते हैं। लेकिन हमें लग रहा है कि स्टोरी अभी भी सपोर्टिव है सिल्वर की, कि आगे जाके और सपोर्टिव यहाँ पे आ सकता है। नो डाउट, करेक्शन का एक्सपेक्टेशन माइंड में रख के ही आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन आपका लीजिए। काफी क्लैरिटी सर आपने प्रोवाइड करी है। एक छोटा सा क्वेश्चन और ये है कि अगर आज के डेट में जो यंगस्टर्स हैं, जो 20 से स्टार्ट करके 25-27 के ईयर्स के एज ग्रुप के मेल फीमेल्स हैं, वो मार्केट में अभी बिल्कुल नए हैं, वो किस तरीके से अपने आप को मार्केट में लेके आए और उनके पोर्टफोलियो में किस तरीके से वो गोल्ड सिल्वर में एक्सपोजर ले सकते हैं? बिकॉज हम लोग तो अपने बचपन से यही सुनते आ रहे हैं, गोल्ड खरीद लो, सेफ है। तो आज भी क्या वो स्लैंग होल्ड करता है अगले 5 साल 10 सालों के लिए, या हमको किसी और रूट के थ्रू गोल्ड सिल्वर लेना चाहिए? आपके हिसाब से क्या बेटर रहेगा? तो यंग इन्वेस्टर्स जो भी कॉलेज में है या फिर अर्निंग उन्होंने स्टार्ट की है, बेसिकली जो फंडामेंटल ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है, पहले तो आप अपना इन्वेस्टमेंट गोल डिसाइड कीजिए कि आपको फाइनेंशियल गोल जो है उस हिसाब से आप डिसाइड कीजिए कौन सा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन चाहिए। मान लो आपको और हायर एजुकेशन के लिए वेल्थ क्रिएट करना है, घर खरीदना है, शादी के लिए गाड़ी लेना है, सो इस हिसाब से आप अपना पहले तो फाइनेंशियल गोल डिसाइड कीजिए। उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट जो एवेन्यू है, प्रोडक्ट है, वो डिसाइड कीजिए, और बाद में डिसिप्लिन वे में प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ वो उसमें इन्वेस्टमेंट शुरू करें। स्टार्ट अर्ली और डिसिप्लिन के साथ लॉन्ग टर्म अप्रोच के साथ आप इन्वेस्ट उसमें कोई भी प्रोडक्ट में आप शुरू कीजिए। ठीक है, बेसिकली अभी क्या हो रहा है, यंग इन्वेस्टर्स के लिए टू मच इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है करंटली मार्केट में। आप देखें सोशल मीडिया, वेरियस एप्स है, ठीक है, क्रिप्टो करेंसीज अभी मार्केट में है, जो कि फिर भी रेगुलेटेड एनवायरमेंट में नहीं है, फिर भी यंग इन्वेस्टर काफ़ी उसके ऊपर इंक्लाइन हो रहे हैं। तो हमें लग रहा है कि यंग इन्वेस्टर्स जो है वेल इन्फॉर्म डिसीजन लेना चाहिए। ठीक है, फ्रॉडेंट जो एडवर्टाइजमेंट है उससे दूर रहे, हाई गारंटीड वाले जो भी एडवर्टाइजमेंट आते हैं प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस के साथ ही उसमें इन्वेस्ट कीजिए। ठीक है, और गोल्ड सिल्वर की अगर आपने बात की है कि जिसको करना है, तो ट्रेडिशनल अप्रोच तो था पहले कि लोग फिजिकल बाय करते थे, लेकिन यंग इन्वेस्टर्स जो है उनके लिए अभी शायद पॉसिबल नहीं होगा, बिकॉज जियोग्राफिकली दे आर नाउ डाइवर्सिफाई लोकेटेड। कोई ऐसा नहीं कि अपने घर से वो जॉब करने के लिए, पढ़ाई के लिए बाहर जा रहे हैं, करेक्ट। तो वहाँ पे उनके शायद लॉकर सुविधा ना हो या फिर वायबल ना हो कि फिजिकल होल्ड रख सके। करेक्ट। तो मार्केट में काफ़ी प्रोडक्ट्स अभी अवेलेबल है जिसमें आप डीमेट डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म में आप गोल्ड और सिल्वर ओन कर सकते हैं।
गोल्ड सिल्वर ईटीएफ्स और फंड ऑफ फंड्स मार्केट में अवेलेबल है, जो म्यूचुअल फंड्स के द्वारा आप वहाँ पे निवेश कर सकते हैं। ठीक है। बाकी अगर आप देखें तो डीजी गोल्ड हो गया, सोरेल गोल्ड बॉन्ड है, ये सारे प्रोडक्ट्स भी है जहाँ पे यंग इन्वेस्टर्स देख सकते हैं। तो हमें लग रहा है कि अगर आप सेबी रेगुलेटेड एंटिटी या जो रेगुलेटेड एनवायरनमेंट है उसके थ्रू इन्वेस्टर अगर जाना चाहते हैं तो गोल्ड सिल्वर ईटीएफ और फंड ऑफ फंड्स एक बेटर ऑप्शन है। इक्विटी के साथ अगर अलोकेशन करना चाहें तो मल्टी एसेट फंड्स जो एक ऐसी प्रोडक्ट है जहाँ पे इन्वेस्टर्स देख सकते हैं कि जहाँ पे आपका इक्विटी अलोकेशन भी होगा, साथ ही साथ थोड़ा बहुत गोल्ड और सिल्वर और बाकी कमोडिटीज में होगा, जहाँ पे आपका रिटर्न एनहांसमेंट होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कंपेयर टू प्योर इक्विटी में। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शन अभी भी यंग इन्वेस्टर्स के लिए अवेलेबल है। अपना रिस्क प्रोफाइलिंग और इन्वेस्टमेंट गोल के हिसाब से वो प्रोडक्ट अपना चूज कर सकते हैं। ओके, मार्केट में आप एक सीजन फंड मैनेजर रहे हैं, काफी सालों से आप टाटा म्यूचुअल फंड से जुड़े हुए हैं, मोर देन अ डिकेड। तो कोई आप अपना एक एक्सपीरियंस इन्वेस्टमेंट की साइकिल और जर्नी में बने रहने से ही फायदा है, वो आप शेयर करें। जी, तो लॉन्ग टर्म अप्रोच हमेशा बेनिफिट है इन्वेस्टर्स के लिए। खास करके कमोडिटीज की अगर आप बात करें तो कमोडिटी साइक्लिकल इन नेचर रहते हैं, सप्लाई डिमांड डायनामिक्स के साथ वो चलते हैं। तो गोल्ड और सिल्वर की भी अगर आप बात कर ले तो आपको लगेगा 4-5 साल कुछ नहीं हुआ, लेकिन 2-3 साल में इतना रैली हो जाएगा तो आपको रिटर्न जो है CAGR मान लो 10 साल का भी आपको एक बेटर ऑप्शन यहाँ पे आपको बेनिफिट करके देता है। तो ये सारे जो इन्वेस्टमेंट है वो आप लॉन्ग टर्म के देख सकते हैं। मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर आप बोलो, मैंने 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस भी देखी थी, जहाँ पे गोल्ड और सिल्वर की रैली भी मैंने देखी हुई है। खास करके 2011 में जो सिल्वर में रैली आई थी वैसा, तो वो एक भी अच्छा एक्सपीरियंस था कि जहाँ पे स्टैगर्ड वे में भी जिसने बाइंग किया हो, इन्वेस्टमेंट किया, उनको अच्छा बेनिफिट मिला है। और रिसेंटली भी जो 4-5 साल का ट्रेंड है उसमें भी वही हुआ है कि स्टैगर्ड वे में लॉन्ग टर्म अगर आप होल्ड रख के रखते हैं इन्वेस्टमेंट तो आपको उसका बेनिफिट अच्छे से मिलता है। तो सर, ये तो आपने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया। क्या कोई ऐसा मिथ बस्टर आप हमारे व्यूअर्स को बताना चाहेंगे जिससे गोल्ड एंड सिल्वर के बारे में क्लैरिटी मिल सके? जी हाँ, बिल्कुल। तो जनरली अभी क्या हो रहा है, इन्वेस्टमेंट जो मार्केट सिनेरियो है जहाँ पे इन्वेस्टर्स म्यूचुअल फंड्स की तरफ आ रहे हैं और खास करके कमोडिटीज में गोल्ड और सिल्वर की बातें कर रहे हैं, तो उनके लिए जनरली होता है कि गोल्ड सिल्वर रिटर्न जो फिजिकल लेते हैं उसके बराबर नहीं मिलता। तो ये एक मीथ है। आपको जो रिटर्न जो है ETF के द्वारा जो मिलता है वो इन लाइन ऑफ फिजिकल अप्रिसिएशन उसके साथ ही मिलता है। ठीक है, माइनर जो एक्सपेंस रेशियो होता है वो आपको पे करना रहता है। ठीक है, लेकिन जो रिटर्न एक्सपेक्टेशन है वो पूरा का पूरा पॉइंट टू पॉइंट में आपको इन लाइन ऑफ फिजिकल गोल्ड ही मिलेगा, क्योंकि अंडरलाइन जो है गोल्ड और सिल्वर ETF में वहाँ पे भी हमको फिजिकल ही बाय करना रहता है। प्योरिटी भी 995 एंड अबव रहती है हमारी जो बाइंग करनी है, बिकॉज सेबी ने जो रेगुलेशन दिया है हमको वही फॉलो करना पड़ता है। तो गोल्ड और सिल्वर के लिए जो मिथ्स है कि प्योरिटी नहीं मिलती ठीक से या फिर रिटर्न जो ठीक से नहीं मिलते, वो एक यहाँ पे है कि इन्वेस्टर को पॉइंट टू पॉइंट अगर बेसिस देखे तो रिटर्न जो है अलाइन ऑफ फिजिकल जो गोल्ड और सिल्वर उसके साथ ही मिलते हैं। ओके सर, अगर इस तरीके से देखें कि गोल्ड एंड सिल्वर एक सेफ हेवन के साथ साथ आज के डेट में लोगों का इंटरेस्ट भी उनके तरफ बढ़ता जा रहा है, तो इंडियन फीमेल्स के लिए आपका क्या आउटलुक है? क्या फीमेल्स को भी ईटीएफ्स और एफओएफ्स में पैसा लगाना चाहिए? तो देखिए, करंट एनवायरनमेंट ऐसा है कि इन्वेस्टर्स को फिजिकल गोल्ड और सिल्वर से थोड़ा इन्वेस्टमेंट की तरफ आना चाहिए, क्योंकि फिजिकल गोल्ड और सिल्वर इंडिया में वी आर कल्चरली एंड इमोशनली एसोसिएटेड विद गोल्ड एंड सिल्वर फिजिकल फॉर्म में। हम करेक्ट। वार त्योहार पे हम गोल्ड सिल्वर लेते रहते हैं, ठीक है, लेकिन वो गोल्ड सिल्वर कभी भी मार्केट में हम बेचने नहीं जाते। वो आपका एज ए इन्वेस्टमेंट हम नहीं देखते। अगर आप उसको इन्वेस्टमेंट के जरिए आप देखते हो, मान लो ETF में आप इन्वेस्ट कर रहे हो या फिर फंड ऑफ फंड्स में, तो एज ए इन्वेस्टमेंट अगर आपने लिया हुआ है तो मान लो 5 साल 10 साल के बाद आप उसको स्विच करके या फिर बेच के आप किसी और ऐसे क्लास में आप उसको स्विच कर सकते हो। तो वो एक ऑप्शन आपको इन्वेस्टमेंट के जरिए गोल्ड या सिल्वर में अभी मिलता है। तो जो भी हाउस होल्ड जो महिलाएं हैं या फिर जो भी इन्वेस्टर्स है, उनको भी एक एज ए इन्वेस्टमेंट अभी गोल्ड सिल्वर को देखना चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि ग्लोबल डायनामिक्स काफ़ी चेंज हुए हैं। तो इक्विटी के साथ अगर कॉम्बिनेशन आप कमोडिटीज का करते हैं तो आपके पोर्टफोलियो को जो रिटर्न एनहांसमेंट है वो बढ़िया मिल सकता है। ओके, हम लोग इस सेशन को बहुत लॉन्ग ले जा सकते हैं, लेकिन आपका भी टाइम शॉर्टेज होने की वजह से इस सेशन को हमको सम अप करना पड़ेगा। तो लास्ट में एक इनसाइट अपने यंग इन्वेस्टर्स, अपने इंडियन इन्वेस्टर्स को आप क्या देना चाहेंगे एज एन अपॉर्चुनिटी? बिकॉज गोल्ड एंड सिल्वर आज जिस प्राइस पर है 40% का रिटर्न दे चुका है लास्ट 1 ईयर में, तो इसके बाद हर एक इंसान के मन में एक डर भी होता है कि क्या हम आज इन्वेस्ट करें तो मेरा पैसा 10% कम तो नहीं हो जाएगा, कोई ये करेक्शन तो नहीं आ जाएगा? तो एज एन अपॉर्चुनिटी हमको गोल्ड एंड सिल्वर में किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और किस तरीके से इंडियन इन्वेस्टर अपने पोर्टफोलियो को इनके अकॉर्डिंग अलाइन करे? जी देखिए, कोई भी एसेट क्लास में अगर आपको एक शार्प रैली मिली है
तो जाहिर है कि वहाँ पे एक करेक्शन आ सकता है। ठीक है, मार्केट रिस्क एक फैक्टर है जो आपके कंट्रोल में नहीं है, कोई भी फैक्टर के कारण या फिर कोई भी फंडामेंटल चेंज के कारण उसमें चेंज जो है ट्रेंड में आ सकता है। गोल्ड और सिल्वर की बात करें तो नो डाउट इतना रैली हो चुका है, कोई भी सपोर्टिव अगर रीजन आता है ऑन टैरिफ नेगोशिएशन या फिर पीस डील हो गया, कुछ भी हो गया, तो माइनर करेक्शन भी एक्सपेक्टेड है मार्केट में। ठीक है, इतना रैली होने के बाद तो जो भी इन्वेस्टर्स है जो फ्रेश यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उनको वो करेक्शन माइंड में रख के ही निवेश करना चाहिए। लेकिन जैसे मैंने बताया कि मल्टीपल फंडामेंटल फैक्टर्स अभी मार्केट में है, और जो सॉल्यूशन है वो अभी भी इनसाइट नहीं है रिगार्डिंग टैरिफ और इकोनॉमिक जो साइड जो इम्बेलेंस है, मैक्रो स्टेबिलिटी की बात करते हैं, तो अभी भी इनसाइट नहीं है, तो ये सारे फैक्टर्स अभी भी सपोर्टिव है। तो इन्वेस्टर्स को हमें लग रहा है कि एक स्मॉल प्रोपोर्शनेट भी एक एटलीस्ट इन्वेस्ट यहाँ पे करना चाहिए, और बाकी का पैसा आप स्टैगर्ड वे में SIP मोड में भी आप कर सकते हैं, जिसके कारण अगर करेक्शन भी आता है मार्केट में तो आपको नीचे के लेवल पे एवरेजिंग का भी बेनिफिट मिलता है। अगर मार्केट यहाँ से रैली हुआ तो आपका जो प्रोपोर्शनेट जो पार्शियल आपने कुछ इन्वेस्ट किया है करंट लेवल पे, वो तो उसका आपको वैल्यू अप्रिसिएशन मिल सकता है। ओके, तो लास्ट में दीपक सर, थैंक यू सो मच फॉर योर इंपॉर्टेंट इनसाइट्स एंड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। अपने व्यूअर्स के लिए अच्छे से उनको गोल्ड और सिल्वर में कैसे पैसा लगाना है, आप पैसा ETF के थ्रू लगा सकते हैं, आप पैसा FOF के थ्रू लगा सकते हैं, आप पैसा मल्टी एसेट फंड के थ्रू लगा सकते हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन दीपक सर के द्वारा हमारे चैनल के माध्यम से दी जा रही है। अगर आप तब भी कुछ और क्लैरिटी चाहते हैं तो आप डायरेक्ट DM कर सकते हैं हमको, हम आपको डायरेक्टली बताएंगे कि आप पैसे को निवेश किस तरीके से मल्टी एसेट ETF और FOF में कर सकते हैं। थैंक यू दीपक सर, थैंक यू फॉर योर इनसाइट इंफॉर्मेशन। थैंक यू वेरी मच।